बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हमने मेटल्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उनके दरमियान बॉन्डिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर जो बैंड थ्योरी होती है उसको हमने डिस्कस करना है। बैंड थ्योरी बेसिकली होती क्या है और सॉलिड कैसे बनती है। जब हमें पता है कि जब सॉलिड्स जो होती हैं उसमें से एटम्स जो होते हैं वो रेगुलर अरेंज में होते हैं और इनके दिन में एक ख़ास किस्म की एक फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से ये जो है ना वो बॉन्ड हो जाते हैं। इसमें आमतौर पे हम ये कंसीडर ये करते हैं कि इसमें तो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वंडरवाल बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड भी इसके अंदर पाया जाता है। मेटल्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो दूसरे हैं मेटल्स के अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड्स हैं, मेटालिक बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है उन दोनों से ही। अब सॉलिड्स के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है उसमें कोवलेंट है, ही आयनिक बॉन्ड्स हैं। जब ये आपस में बनते हैं तो उसके अंदर जो एक इन्फ्लुएंस फोर्स होती है, जो उनके आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो सोडियम की हम मिसाल लेते हैं तो इसको सोडियम को लेते हुए हम बैंड थ्योरी ऑफ सोडियम की हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सोडियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो सोडियम का जो है ना वो 11 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले शेल के अंदर जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले को हम कहते हैं 1s2, दूसरे को कहते हैं 2s2 एंड 2p6। तो इसी तरह इनके दरमियान 8 और 2 10 हो जाएंगे और 1 जो इलेक्ट्रॉन होगा 3s1 में होगा। तो इसी तरह जो उसका जो थर्ड शेल है जिस 3s कह रही है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और ये एक सॉलिड एटम जो है ना जब आपस में दूसरे सॉलिड एटम से मिलता है, जब ये दूर दूर हों तो उनके अंदर कोई फोर्स नहीं लगती। जब ये आपस में आ जाते हैं करीब करीब तो एक दूसरे के ऊपर एक इन्फ्लुएंस, एक फोर्स लगाते हैं। इन्फ्लुएंस फोर्स लगाने की वजह से ये एक उसके बॉन्डिंग में आ जाते हैं। बॉन्डिंग के साथ साथ जब हम उसको देखते हैं तो एक ख़ास डिस्टेंस पे जाके उनके अंदर में एक बैंड बनते हैं। जैसे आपको एनर्जी लेवल की बात हम करते हैं तो बैंड थ्योरी के अंदर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो उसमें को वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताता चला हूँ कि कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं और वैलेंस बैंड कैसे कहते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का जो मोस्ट आउटर मोस्ट शेल बन रहा है या उसमें बन रहा है 3s1 बन रहा है। तो ये उसका क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड कहलाता है, सॉरी ये वैलेंस बैंड कहलाता है। हाँ, वैलेंस बैंड से ऊपर जो बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड जब फुल हो जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहाँ जाके अपनी कंडक्टिविटी शो करते हैं। और इसी बैंड थ्योरी की वजह से हम जो है ना मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। जिनके ऐसे मटेरियल जिनके दरमियान ये बैंड गैप या फॉरबिडन गैप, एक बैंड के दरमियान जो दूसरे बैंड के दरमियान जो गैप होता है उसे बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन गैप कहती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैंड गैप कहेंगे। अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा लेते हैं। जबकि जब हम इंसुलेटर के बाद जब हमारे सेमीकंडक्टर होता है तो ये बैंड गैप कम हो जाता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान रहता है। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर के अंदर ये बैंड जो होता है वो ओवरलैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इसमें जो गैप की वैल्यू होगी वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और ये मटेरियल टू मटेरियल चीज़ें वेरी करती हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ लेक्चर नंबर 25 बुक के बैंड अंदर थ्योरी किस ऑफ तरह इसको सॉलिड्स। एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे वर्ड सॉलिड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली एक क्रिस्टल्स होगा। जो हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा कि मेटल्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और इसको 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर भी हमने इसको देखा था और उसमें पेरेंट्स एटम जो होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं उसको हमने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हम वो पेरेंट्स एटम्स जिसमें से जो है ना वो
क्रिस्टल बनेगी उसमें जो है ना वो क्रिस्टल फेनोमेना में हम उस एटम की कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो साई स्क्वायर के बराबर होती है। साई क्या चीज़ है? वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन किसी भी एटम्स का वेव फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसका स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर जो है ना ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जबकि ये साई जो है ना एम्पलीट्यूड कहलाता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक सिंगल एटम्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द क्लोज शेल जिसमें एस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उनका जो है ना वेव फंक्शन जो है वो हम यूँ लिख सकते हैं। अगर उसका एटॉमिक नंबर हमें जेड का पता हो तो वेव फंक्शन साई ऑफ एस प्लस ऑफ आर। प्लस ये इसका मतलब है पॉजिटिव वेव फंक्शन है, ये प्लस ऊपर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो इसके स्लाइड में ये थोड़ी सी है इसकी उसमें ले हाँ वो है। तो दैट इज साई एस प्लस ऑफ आर, यानी इट मीन दैट साई इज a function of r that should be in positive, that is a f of r e की पावर माइनस z r into n a naught. So that psi is a function of r, a is known as the normalization. इसी तरह इसका नेगेटिव फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं psi s माइनस of r, that is माइनस a f of r e की माइनस z r over n a naught. तो ए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और एफ ऑफ आर इज अ फंक्शन ऑफ आर दैट वेरीज विद वैल्यूज ऑफ एन। तो एन के साथ साथ जिस फंक्शन की वैल्यूज भी ये भी चेंज होती रहती है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो जो ये जो है ना साई मार्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है दैट इज आल्सो साई क्या, तो बहुत चॉइस आर इक्विवेलेंट। इनके अंदर जो वेव फंक्शन अगर हमारे पास है वो दोनों के दोनों यानी कि बराबर हो सकती हैं दोनों साइड में। और डिफरेंस कब होगा? अगर हम ये दूसरों के बहुत दूर तक हैं। अगर ये हमारे पास एक एटम है वो बहुत दूर पड़ा हुआ है, दूसरा एटम बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो इनके दोनों के जो वेव फंक्शन है या उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन है वो दोनों की सेम रहेगी। लेकिन अगर हम इन दोनों एटम्स को करीब ले आए तो फिर इसके साथ इसमें से डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फोर्स लगेगी और उसके अंदर बॉन्डिंग होगी। उस बॉन्डिंग या उस फोर्स की वजह से इनके अंदर एक डिफरेंस पाया जाता है। वो डिफरेंस हमने देखना है वो कितना होता है। तो हम कह सकते हैं इफ टू आइडेंटिकल एटम्स आर वेरी फार अपार्ट, दो बहुत दूर हैं, दे डू नॉट इंटरेक्ट एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कैन बी कंसीडर्ड टू बी दोज ऑफ आइसोलेटेड एटम। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो भी जो है ना आइसोलेटेड कहलाएंगे। ये आइसोलेटेड तब तक हैं जब तक एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है। अगर हम सपोज करते हैं कि टू एटम्स आर सोडियम, दो एटम जो है ना सोडियम, दो एटम हमने लिए हुए हैं और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम की हमें पता होती है 3s1 जो है ना, उसका जो थर्ड एस शेल होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको क्वांटम स्टेट को इसी तरह हमें पता है दो सोडियम्स है, अगर इनको बहुत करीब लाएंगे तो क्या होगा कि इनके दरमियान ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी। ये हमने कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी देखा था। तो इस सोडियम को आपस में जब हम करीब लाते हैं, जब हम करीब लाएंगे तो इनको डेफिनेटली इसके अंदर जो है ना कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग की वजह से तो इनका जो वेव फंक्शन है ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि साई एस ऑफ आर एज इन फिगर 43 आगे जाके हम फिगर को देखेंगे 43 इसमें से सोडियम एटम है उसका जो वेव फंक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे ये बताया हुआ है। अगर हम इसको दूसरे एटम के साथ दूसरा एटम है उसका भी पॉजिटिव हमने वेव फंक्शन डिफाइन किया गया है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है ना दोनों का वेव फंक्शन आएगा, और वो दोनों का वेव फंक्शन जो है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन कहलाएगी ऑफ द फंक्शन। इसी तरह नेगेटिव साइन वाले भी हम ऐड कर सकते हैं और हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो इसी तरह हम इस सारी चीज़ को हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं these two possible combination of wave functions represent two possible states of the two atom systems। और ये वेव फंक्शन के दो पॉसिबल कम्बिनेशन जो है ना ये बेसिकली हमें दो स्टेट्स ऑफ एटम्स बताते हैं, दो एटम के दो स्टेट्स के बारे में बताते हैं। अगर वो दोनों कार्व पॉजिटिव पॉजिटिव कार्व है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द मिड पॉइंट, तो उनके दरमियान जो मिड पॉइंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं दो स्टेट्स जो है ना टू एनर्जी लेवल्स ड्यू टू टू वेज ऑफ कंबाइनिंग, दोनों वेव फंक्शन को जब हम
कंबाइन करती हैं, मिलाती हैं, तो एनर्जी लेवल जो है ना वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। कहाँ तक स्प्लिट होगा? जब एनर्जी रिलेटिवली इस्तेमाल और एक दूसरों के क्लोज होंगे। अगर जब तक कि आर की वैल्यू बहुत कम नहीं होगी उस वक्त तक ये स्प्लिट नहीं होंगे। कम होने का मतलब ये है जब वो एटॉमिक साइज के बराबर आ जाता है, आर की वैल्यू जो है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आती है। 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आएगी तो फिर ये जो है ना स्प्लिट होना, ये हम आगे जाके इस डायग्राम में भी देखते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम का फर्स्ट एटम है जिसका वेव फंक्शन साई एस प्लस ऑफ आर है, दूसरा भी साई एस प्लस ऑफ आर है। इन दोनों को आपस में अगर मिलाते हैं तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन ये बनता है, और इनके दोनों का जो कंबाइन होगा इन मिड बिटवीन दीज मिड पॉइंट्स। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को कंबाइन करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आर वेरीज कर रहा है प्रोबेबिलिटीज़। तो आर की वेरी होने के साथ साथ आप कह सकते हैं आर अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि 43.90 ए, तो हम यहाँ पे जाते हैं तो डायग्राम से हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एनर्जी है, ये डिस्टेंस है। हमारे पास जो सोडियम एटम है उसका जो 1s और 2s, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 2p होता है, फिर 3s होता है, एंड सो ऑन। जब हम इसको जो है ना एनर्जी लेवल और डिस्टेंस के दरमियान हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो 1s है, 2s है, ये स्प्लिट नहीं होता। जब आर किसी खास लेवल पे आता है तो एटॉमिक रेंज में आता है तो ये एनर्जी लेवल जो है ना स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ये 2 एटम्स के लिए है। इसी तरह 2s भी एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इट मीन यहाँ पे एक बैंड बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब 5 एटम्स हैं तो 1s भी है, 1 2 3 4 5 5 में इसमें एनर्जी लेवल बन जाते हैं स्प्लिटिंग। 2s भी 5 एटम्स की वजह से ये है 5 यहाँ पे स्प्लिटिंग लाइन्स बन जाते हैं। इसी तरह 5 से ज़्यादा है तो हमारे पास एक इस तरह का बैंड बनता है कर्व की फॉर्म में। तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ये 1s है, ये 2s है। तो आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ 1s एंड 2s लेवल व्हेन 2 सोडियम एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर। अगर ये आपस में क्लोज होते हैं तब ये स्प्लिटिंग लाइन होती है। जब ये बहुत दूर है तो कोई स्प्लिटिंग लाइन इसमें से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, इनके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस नहीं होती, ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ना आयनिक बॉन्ड, एंड सो ऑन। Splitting of first and second level with 5 atom atoms are brought together for formation of energy bands। एनर्जी बैंड बन गए। ये देखें, ये देखें, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है। सोडियम एटम आर असेंबल फॉर्म सॉलिड। जब ये सॉलिड की बात हम करते हैं, इसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो ये एस लेवल को अगर हम देखें कि 1s 1 है, 2s 2 है, 2p है, एंड 3s है, एंड 3p। तो एनर्जी बैंड्स ऑफ सोडियम क्रिस्टल्स, जब सोडियम क्रिस्टल की बात करते हैं तो 1s एंड 2s एंड 2p ये कम्प्लीटली फिल्ड बैंड है। इसमें से कोई भी मतलब कि एनर्जी नहीं है। और इनके दरमियान ये वाइट वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप्स है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर रहा है। तो ये 3s जो है ना, ये यहाँ पे ये फेल्ड है क्योंकि 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसलिए 3s भी जो है ना ये हाफ फेल्ड है, पार्शली फेल्ड है। और 3p जो ये गोल्ड वाला जो ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। अगर हम इसको यानी कि फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर जो मोमेंटम होता है इसको एल पे डिपेंड कर रहा होता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 1। जो इसके बाद हम इसको 2n से मल्टीप्लाई करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम जो है ना वो 2n है। और इसी तरह एक एटम से दूसरे एटम के साथ भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।